हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपने बात की थी इनकॉम्पेटिबिलिटी और फर्टिलाइजेशन की बात, है ना। तो फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने बेसिक जो पॉइंट्स थे वो वहां पर स्टडी कर लिए। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर एंजियोस्पर्म में इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट होते हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो यहां पर पूरी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को हमने 5 घटनाओं के अंदर क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। देखें वो कौन कौन से। पहला आ जाता है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन यानी पराग कणों का अंकुरण। दूसरा आ जाता है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब यानी पराग नलिका की वृद्धि। तीसरा आ जाता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू दी ओव्यूल यानी पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। एंड देन फोर्थ आ जाता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक यानी पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। और भ्रूणकोश में प्रवेश होने के बाद एट लास्ट आ जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, जिसे मैं पहले आपको प्लांट टैक्सोनॉमी के अंदर भी बता चुका हूं। तो ध्यान में रखें वही सेम और सिमिलर सा प्रोसेस है, कोई नई चीज नहीं आएगी यहां पर, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप देखें हमने यहां पर 5 इवेंट्स जो हैं वो लिए हैं। पहला पराग कणों का अंकुरण, दूसरा पराग नलिका की वृद्धि, तीसरा आ गया पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, चौथा आ गया आपका पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, और एट लास्ट में हो जाता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन। इनमें से 4 घटनाओं को आप इस एक डायग्राम से समझ सकते हैं कि जैसे ही पॉलन ग्रेन्स आए, आपके परागकण आए परागण की प्रक्रिया के द्वारा स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर, और वर्तिकाग्र पर परागण की प्रक्रिया होने के बाद यहां पर होता है परागकणों का अंकुरण, और अंकुरण के दौरान पराग नलिका निकलती है, ठीक है ना। अब दूसरा इवेंट पराग नलिका की वृद्धि। ये पराग नलिका कहां जाएगी, ये पराग नलिका आपकी वर्तिका में होती हुई आगे ओवरी तक पहुंचेगी, अंडाशय तक पहुंचेगी। तो ये हो गया आपका दूसरा इवेंट, है ना। तो पहला इवेंट कहां हो रहा है, तो पहला इवेंट यहां हो रहा है ऐसा। दूसरा इवेंट कहां हो रहा है, तो दूसरा इवेंट यहां हो रहा है। तीसरा आपको यहां पर कहां दिखेगा, ओव्यूल में प्रवेश, तो ये मैं ओव्यूल की जगह तीसरा कर देता हूं। चौथा आ जाता है एम्ब्रियो सेक में प्रवेश, तो चौथा यहां पर। और डबल फर्टिलाइजेशन को हम यहां पर इसमें नहीं बता सकते हैं, तो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी होती तो यहीं पर है इस एम्ब्रियो सेक के अंदर, तो मैं इसको लगाकर और यहां पर बता देता हूं, ठीक है ना। तो अब आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि ये 5 इवेंट्स हमको फर्टिलाइजेशन में याद रखने हैं, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं सबसे पहला जो इवेंट, पहली घटना है आपकी जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, जिसे हम कहते हैं पराग कणों का अंकुरण। पराग कणों का अंकुरण। अब देखिए सिंपल सी प्रोसेस है पराग कणों के अंकुरण में कि जब परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है, पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, तो परागण पश्चात, है ना, परागण पश्चात परागकण कहां पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर, और यहां पर क्या होता है, वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं। अब देखिए अंकुरण के दौरान क्या होता है, तो अंकुरण के दौरान मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका कि वर्तिकाग्र के द्वारा कुछ यहां पर अंकुरण के लिए एक उचित माध्यम उपलब्ध करवाया जाता है। तो ध्यान में रखें वर्तिकाग्र के द्वारा अंकुरण हेतु उचित माध्यम उपलब्ध करवाया जाता है। यह माध्यम क्या है, तो वर्तिकाग्र द्वारा कुछ पदार्थों का स्त्राव होता है, जैसे यहां पर शर्करा हो गई, जैसे वसा हो गई, जैसे आप कह सकते हैं यहां पर रेजिन हो गया, है ना, बोरोन हो गया और कैल्शियम हो गया, है ना, और साथ में कुछ मात्रा में जो जल है उसका भी स्त्राव किया जाता है। तो पॉलिनेशन के बाद में, परागण के बाद में परागकण कहां है, वर्तिकाग्र के ऊपर, और वर्तिकाग्र पे जैसे ही आए वर्तिकाग्र इसके रेस्पॉन्स में क्या करेगा, कुछ पदार्थों का स्त्राव करेगा, और वो कौन कौन से, शर्करा, वसा, रेजिन, बोरोन, कैल्शियम, जल आदि पदार्थों का स्त्राव किया जाता है। ये पदार्थ क्या करते हैं, ये अंकुरण के लिए एक उचित माध्यम उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है ना। तो इनको परागकण क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे, और अवशोषित करके वो आकार में बड़े हो जाएंगे, फूल जाएंगे, और जब वो फूलेंगे तो
जो अंतःचोल थी, जो इंटाइन थी, उस इंटाइन के ऊपर स्फीति दाब बढ़ेगा, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, और जब टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो वह जो अंतःचोल थी, वह अंतःचोल एक नलिका के रूप में जर्मिनल पोर से या जनन छिद्रों से बाहर निकल जाती है, और यही प्रक्रिया कहलाती है परागकणों का अंकुरण। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इवेंट जो है वो मैंने आपको बताया, सिंपल से याद हो गए होंगे। परागकणों का आना, वर्तिकाग्र का रेजिन, बोरोन, कैल्शियम, शर्करा आदि का स्त्राव करना, परागकणों के द्वारा उसको अवशोषित करना, फूल जाना, और पोलन ट्यूब का क्या कर लेना, निर्माण कर लेना। यह है परागकणों का अंकुरण। तो इस प्रक्रिया के द्वारा एट लास्ट आपको यहां पर क्या रिजल्ट मिलता है, यहां पर मिलता है आपका पराग नलिका का निर्माण। पहला इवेंट क्या हुआ, पराग नलिका का निर्माण। तो अंकुरण के पश्चात आपको पराग नलिका का निर्माण हो जाता है। अब यहां पर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है कि अंकुरण के लिए सबसे आवश्यक जो तत्व है वो कौन कौन से हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, मस्ट रिक्वायर्ड, यानी इनकी अनुपस्थिति में बाकी सब हों, बोरोन और कैल्शियम अगर एब्सेंट हैं तो उसकी अनुपस्थिति में कभी अंकुरण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी और पराग नलिका का निर्माण नहीं होगा। अब देखें यहां पर आ जाता है उसके बाद में जर्मिनेशन पीरियड, जिसे हम कहते हैं अंकुरण काल। अंकुरण काल क्या है, तो एक छोटी सी डेफिनेशन आप समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अंकुरण काल का मतलब परागण के पश्चात जब परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद कितने समय पश्चात उनसे पराग नलिका का निर्माण होता है या पराग नलिका निकलती है। तो पोलिनेशन और पराग नलिका के निर्माण के बीच का जो समय है, उसी समय को हम क्या कहते हैं, अंकुरण काल कहते हैं। अब पराग कणों से पराग नलिकाएं निकल रही हैं, एक निकलेंगी, दो निकलेंगी या तीन निकलेंगी। इसके आधार पर पराग कणों को कितनी कैटेगरी में, दो कैटेगरी में आप क्लासिफाइड कर सकते हैं। इन्हें कहते हैं हम एक नलिकीय परागकण, और इनको हम कहते हैं बहुनलिकीय परागकण। ठीक है ना, एक नलिकीय परागकण और बहुनलिकीय परागकण। जब परागकणों के अंकुरण के दौरान परागकणों से केवल और केवल एक ही पराग नलिका निकलती है, उन्हें क्या कहेंगे, मोनोसाइफनस या एक नलिकीय। किसमें, तो अधिकांश आवृत बीजियों में आपको मोनोसाइफनस कंडीशन ही देखने को मिलेगी, मैक्सिमम एंजियोस्पर्म, अधिकांश आवृत बीजी। लेकिन पॉलीसाइफनस की बात करें तो आपको पता है जो जर्म पोर है वो मैक्सिमम 3 होते हैं, है ना। तो एक से ज्यादा भी तो हो सकती हैं, 2 पराग नलिकाएं निकल सकती हैं, 3 पराग नलिकाएं निकल सकती हैं। लेकिन ध्यान में रखें, वृद्धि जो है उनमें से कोई एक ही करती है, ठीक है ना, वृद्धि कोई एक ही करेगी। तो जब एक से ज्यादा पराग नलिकाएं निकलती हैं तो वह अवस्था बहुनलिकीय परागण कहलाती है। किसमें मिलेगा, तो कुकुरबिटेसी और मालवेसी कुल के अंदर आपको पॉलीसाइफनस कंडीशन देखने को मिलती है। अब देखिए डायग्राम की बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना, लार्जेस्ट पोलन ट्यूब, सबसे बड़ी पराग नलिका किसकी, तो मक्का के पादप में सबसे बड़ी पराग नलिका आपको देखने को मिलती है, मेज, है ना। मेज का मतलब होता है मक्का, और मक्का के पादप में पराग नलिका लंबी क्यों, तो सीधा सा आपको ध्यान में रखना है कि किसी पादप में या किसी पुष्प में जितनी लंबी वर्तिका होगी उतनी ही लंबाई किसकी होगी, पोलन ट्यूब की। तो वर्तिका की लंबाई कितनी, 450 मिलीमीटर, तो पोलन ट्यूब की लंबाई भी कितनी होती है, 450 मिलीमीटर होती है। तो ये थी बात आपकी फर्स्ट, पराग कणों का अंकुरण। पराग कणों के अंकुरण के बाद में जो सेकेंड इवेंट है, जो दूसरी घटना या दूसरा पॉइंट है, वो आ जाता है आपका ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, पराग नलिका की वृद्धि। क्या कहेंगे, पराग
नलिका की वृद्धि। अब देखिए पराग नलिका की वृद्धि कहां से और कैसे, तो जैसे ही जर्मिनेशन हुआ, जैसे ही अंकुरण हुआ, पराग नलिका निकली और वो पराग नलिका कहां से कहां होकर जाएगी, तो इसका जो डायरेक्शन है वो आप ध्यान में रखें कि ये आपकी सबसे पहले स्टाइल में यानी किस में एंटर करेगी, वर्तिका में, और वर्तिका से होती हुई ये जाएगी आपके अंडाशय में, और अंडाशय से ये जाएगी एट लास्ट आपका जो बीजांड है उस बीजांड में एंट्री करने वाली है, और बीजांड के बाद में ये कहा तो एम्ब्रियो से या भ्रूण कोश में प्रवेश करने वाली है। तो यहां पर ध्यान रखें सबसे पहले कि वृद्धि करती हुई ये किस तरफ जाएगी, हमेशा और हमेशा भ्रूण कोश की तरफ ही जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं यहां पर कि जो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब है वो कैसी होती है, यूनी डायरेक्शनल यानी एक दिशीय, है ना, सिंगल डायरेक्शन में, यानी कभी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर पॉलन ट्यूब जो है वो नहीं जाएगी। ठीक है ना। दूसरा आप ध्यान रखें कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, इसे हम कहते हैं रसायनुवर्ती गति। अब रसायनुवर्ती गति का अभिप्राय क्या है कि जब कोई संरचना किसी रसायन की तरफ अग्रसर होती है या रसायन की तरफ ग्रो करती है तो उसे हम बोलते हैं यहां पर कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। तो जो पॉलन ट्यूब है वो पॉलन ट्यूब कीमोट्रॉपिक मूवमेंट प्रदर्शित करती है, क्योंकि बीजांड में या बीजांड से कुछ रसायनों का स्त्राव होता है जो परागनलिका को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और भ्रूण कोश की सहायक कोशिकाएं, विशेषकर सहायक कोशिकाएं जो हैं वो इस प्रकार के रसायन का स्त्राव करती हैं जिनकी वजह से परागनलिका भ्रूण कोश की तरफ आकर्षित होती है या उसकी तरफ वृद्धि करती हुई पहुंचती है। तो इस प्रकार की गति आपकी है, इस प्रकार का मूवमेंट कौन सा हो गया, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। अब होता क्या है देखें, तो जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब एंटर्स इनटू द स्टाइल, यानी जब पराग नलिका वर्तिका में प्रवेश करती है तो वर्तिका किस प्रकार का एनवायरमेंट प्रोवाइड करवाती है, वर्तिका कैसी होती है। तो सामान्यतः देखें कि वर्तिका यदि ठोस है, अगर वर्तिका पूरी की पूरी कैसी है, ठोस है, तो उस कंडीशन में पॉलन ट्यूब तो अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए आप ध्यान में रखें कि जिन पादपों में वर्तिका ठोस होती है उनमें एक उत्तक क्षयी एंजाइम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं पैक्टिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, जिसे हम कहते हैं पैक्टिनेज एंजाइम। और ये जो पैक्टिनेज एंजाइम है, ये पैक्टिनेज एंजाइम क्या करेगा, जैसे ही पराग कणों का अंकुरण होगा और पराग नलिका का निर्माण होगा उसी दौरान पैक्टिनेज एंजाइम सक्रिय होकर कुछ उत्तकों को नष्ट करते हुए वर्तिका के केंद्र में एक नाल का निर्माण कर लेता है, एक खोखली जगह का निर्माण कर लेता है, ताकि पराग नलिका आसानी से वृद्धि करती हुई उस वर्तिका को क्या कर सके, पार कर सके। तो ये बात थी किसकी, कि जब वर्तिका कैसी हो, ठोस हो। उसके बाद एग्जाम्पल ध्यान में रखें, मैक्सिमम एंजियोस्पर्म यानी अधिकांश आपको आवृतबीजी पादपों में इस तरीके का मैकेनिज्म देखने को मिलता है वर्तिका की वृद्धि से, पराग नलिका की वृद्धि से संबंधित। लेकिन जब हम बात करते हैं कि कुछ पादपों में वर्तिका कैसी होती है, होलो यानी खोखली, है ना, वर्तिका कैसी होती है, खोखली। और जब खोखली होगी तो उस खोखले में कुछ न कुछ, खोखली जो वर्तिका है उसमें म्यूकस भरा हुआ रहता है, और वो जो म्यूकस है उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट रहता है जो पराग नलिका को वृद्धि करते समय पोषण उपलब्ध करवाने का कार्य करेगा। तो उस म्यूकस से होकर पराग नलिका आसानी से क्या कर जाएंगी, वृद्धि कर जाएंगी। किस तरीके के पादपों में आपको होलो या खोखली वर्तिका देखने को मिलती है, तो लीलियम और रेबीज या राइबीज जो पादप है उनके अंदर आपको देखने को मिलेगी खोखली। ये थी बात ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब या पराग नलिका की वृद्धि। इसके बाद में आपका थर्ड इवेंट हो जाता है। तो हमने यहां पर जर्मिनेशन को स्टडी कर लिया, ग्रोथ को स्टडी कर लिया, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर थर्ड इवेंट की, एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। ओव्यूल में यानी बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश। अब बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश कैसे होता है, तो यहां पर बीजांड के अंदर एंट्री करने के लिए पराग नलिका के पास तीन ऑप्शन हैं, तीन विधियां हैं, तीन पाथ है, तीन मेथड है।
इन तीनों पाथ को किस किस नाम से जाना जाता है? तो देखें, एक होता है पोरोगेमी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बीजांड द्वारीय प्रवेश। क्या कहेंगे हम इसे? इसे हम कहेंगे बीजांड द्वारीय प्रवेश। क्यों? बिकॉज ऑफ आपको पता है कि जो बीजांड द्वार है वो एक छेद ही तो होता है जहां पर अध्यावरण नहीं पाया जाता है। तो जब किसी पादप में पराग नलिका बीजांड में बीजांड द्वार से होकर प्रवेश करती है, तो देखें ये रही येलो कलर की आपकी पोलन ट्यूब, और ये पोलन ट्यूब यहां पर बीजांड द्वार से होकर ओव्यूल में प्रवेश कर रही है, बीजांड में प्रवेश कर रही है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं बीजांड द्वारीय प्रवेश। एग्जाम्पल, मैक्सिमम एंजियोस्पर्म, अधिकांश जो आवृतबीजी पादप हैं उनमें आपको इस तरीके का प्रवेश देखने को मिलेगा। दूसरा आ जाता है चैलेजोगेमी। शब्द से ही आपको पता चल गया, चैलेजा जिसे हम कहते हैं निभाग। तो यहां पर कौन सा प्रवेश हो गया? निभागीय प्रवेश। कौन सा प्रवेश हो गया? निभागीय प्रवेश। और निभागीय प्रवेश का मतलब जब पराग नलिका निभाग को भेदते हुए भीतर की ओर प्रवेश करती है तो वो कौन सा हो गया? निभागीय प्रवेश। एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे, बिटुला और जुगलेंस के अंदर इस प्रकार का प्रवेश देखने को मिलता है। और एक लास्ट आ जाता है मीजोगेमी। अब मीजोगेमी का मतलब यहां पर आपको ध्यान में रखना है मध्य प्रवेश, है ना। इसे आप अध्यावरणीय प्रवेश भी कह सकते हैं। मीजोगेमी को मध्य प्रवेश या अध्यावरणीय प्रवेश भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पराग नलिका है वो अध्यावरण को भेदते हुए प्रवेश करती है। इस शब्द का मतलब तो ये, लेकिन यहां पर पराग नलिका के लिए दो ऑप्शन है। या तो पराग नलिका बीच में से तो प्रवेश कर रही है, लेकिन बीच में दो संरचनाएं, देखो इस तरफ देखोगे बाहर की तरफ तो आपको क्या मिलेगा? अध्यावरण मिलेगा, और इस तरफ आपको देखोगे तो इस तरफ आपको बीजांड व्रंत भी देखने को मिलेगा। तो यानी कुछ पादपों में, कुछ विशिष्ट पादपों में पराग नलिकाएं अध्यावरण को भेद कर भीतर की ओर प्रवेश करती है, बीजांड में प्रवेश करती है, जैसे कुकुरबिटा पादप में। कुकुरबिटा पादप में आपको अध्यावरणीय प्रवेश देखने को मिलेगा, है ना, जिसमें अध्यावरण को भेद कर प्रवेश करती है। जबकि पॉपुलस को आप देखेंगे तो पॉपुलस के अंदर जो पराग नलिका है वो किसको? बीजांड व्रंत को भेदते हुए फिर बीजांड में प्रवेश करती है। तो ये दोनों प्रकार के प्रवेश आपको किसमें मिलेंगे? मीजोगेमी में। तो ये थी बात आपकी ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, और उसके बाद में एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, यानी बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल डायग्राम से आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। केवल एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। चैलेजोगेमी में बिटुला और जुगलेंस है, और मीजोगेमी में पॉपुलस और कुकुरबिटा। ये दो एग्जाम्पल याद रख लीजिए, सफिशिएंट है आपके लिए। और नेक्स्ट टॉपिक इज एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सेक। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है कि एम्ब्रियो सेक में पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे होती है। तो अभी तक हमने ओव्यूल के अंदर एंट्री करवा दी थी, जिसमें हमने पोरोगेमी, चैलेजोगेमी और मीजोगेमी की बात की थी। अब देखिए एम्ब्रियो सेक में तो सबसे पहली चीज आ जाती है कि हमेशा पोलन ट्यूब का जो अपीयरेंस होता है वो कहाँ से होता है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से। तो आपको थोड़ा सा ध्यान हो, तो चाहे वो मीजोगेमी हो, चाहे वो पोरोगेमी हो, और चाहे वो चैलेजोगेमी, तीनों कंडीशन के अंदर आप पोलन ट्यूब को ध्यान से देखें। पोलन ट्यूब जो है वो किस तरफ जा रही है? वो हमेशा और हमेशा आपको माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर ही मिलेंगी, चाहे वो पोरोगेमी, चाहे वो मीजोगेमी और चाहे वो चैलेजोगेमी की थ्रू आती है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि जो अपीयरेंस है वो कैसा होता है? माइक्रोपाइलर एंड्स की तरफ होता है। और दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर जो पोलन ट्यूब की एम्ब्रियो सेक में एंट्री है उसके कितने पाथवे हैं? 3 पाथवे। वो 3 पाथ कौन कौन से हैं? देखें, इन बिटवीन द एग्स एंड वन सिनर्जिड्स। तो यहां पर समझे, डायग्राम से भी आपको ये चीज समझा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए ये पोलन ट्यूब आ रही है, ये पोलन ट्यूब आ रही है, ये पोलन ट्यूब क्या करेगी? एक एग सेल और एक सिनर्जिड के बीच में। तो यहां पर मैंने दोनों सिनर्जिड्स को अलग किया है, एग सेल को अलग किया है। अब ये जो पोलन ट्यूब है आपकी, ये इस तरीके से अगर अंदर एंटर करती है तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड, इन बिटवीन द एग्स एंड
वन सिनर्जिड, है ना। तो एक सिनर्जिड और एक सेल के बीच से होकर जब अंदर एंटर कर रही है। दूसरा आ गया इन बिटवीन द इंटेगुमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक एंड सिनर्जिड्स। तो देखो दूसरा क्या हो गया, दूसरा मेथड, ये जो आपकी पोलन ट्यूब है, यहीं से मैं ले रहा हूं, ये पोलन ट्यूब है और ये पोलन ट्यूब कुछ इस तरीके से अंदर एंटर करती है। तो देखो ये रही आपकी सिनर्जिड की वॉल और ये रही आपका जो आउटर मोस्ट लेयर या इंटेगुमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक आप कह सकते हो। तो इंटेगुमेंट या वॉल ऑफ एम्ब्रियो सेक एंड सिनर्जिड के बीच से होकर जब एंटर करती है तो ये आपका दूसरा। और तीसरा आता है डायरेक्टली थ्रू दी सिनर्जिड्स, यानी तीसरा मेथड हो गया आपका, ये सेकंड वाला हो गया, है ना। और तीसरे की बात करेंगे तो तीसरे में आपको ध्यान में रखना सीधी सिनर्जिड के अंदर एंटर कर जाती है ना। इसके लिए आप बताएंगे यहां पर ये तीसरा मेथड। तो ये तीन सिंपल से मेथड है, एक एग सेल और एक सिनर्जिड के बीच में से, एक सिनर्जिड और एम्ब्रियो सेक की वॉल है उसके बीच में से, और तीसरा एक सिनर्जिड को पेनिट्रेट करके और उसके अंदर एंटर कर जाती है ना। तो ये आपके तीन पाथ यहां पर आपको मिलते हैं। अब एक्चुअल में जो पोलन ट्यूब है वो उसमें एंटर करती कैसे एम्ब्रियो सेक में, तो ये तो बाहर से अंदर एंटर करने की मेथड्स थे। अब देखिए एक्चुअल एंट्री कैसे होती, तो उसका एक छोटा सा फ्लोचार्ट या कह सकते हैं 4-5 स्टेप्स आपकी बुक में सिंपली दे रखी है, तो उसको उसी फॉर्म में आपको याद करना है। मैं उसी को यहां पर इस डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं, ध्यान से देखना कि ये रही आपकी पोलन ट्यूब आ रही है। इस पोलन ट्यूब में जैसे ही पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक की वॉल के कॉन्टेक्ट में आती है, एक सिंगल सिनर्जिड जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। The synergids become reduced when the pollen tube enter into the embryo sac। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो रिड्यूस हुई तो रिड्यूस होते टाइम उनमें एक फिलिफॉर्म एपरेटस का फॉर्मेशन होता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं एम्ब्रियो सेक के स्ट्रक्चर में। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, फिलिफॉर्म एपरेटस। तो यहां पर जो आपको ब्लू कलर के अंदर स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड फिलिफॉर्म एपरेटस, है ना। और इस फिलिफॉर्म एपरेटस से ये अंदर की तरफ क्या कर जाएंगी, एंटर कर जाएंगी। अब देखें जैसे ही अंदर एंट्री करती है पोलन ट्यूब, एंट्री करने के बाद में उसका जो टॉप मोस्ट पोर्शन है पोलन ट्यूब का, या तो उसमें ब्लास्ट हो जाएगा या फिर टॉप से थोड़ा सा नीचे की तरफ एक छोटे से पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसके थ्रू दोनों मेल गैमेट उस सिनर्जिड में रिलीज हो जाएंगे विद दी सम साइटोप्लाज्म और फ्लूइड ऑफ दी पोलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे पोलन ट्यूब को मैंने बताया कि भाई ब्लास्ट हो गया, जो टॉप मोस्ट पोर्शन था उसका वो ब्रस्ट हुआ तो जो मेल गैमेट थे इसके अंदर दोनों, वो कहां रिलीज हो गए, सिनर्जिड में रिलीज हो गए। अब एक मेल गैमेट जो है वो किससे फ्यूज होने वाला है, आपके एग सेल से फ्यूज होने वाला है, और दूसरा वाला अमीबॉइड मूवमेंट करते हुए आपकी जो सेकेंडरी सेल है ना, ये आपकी सेकेंडरी जो डिप्लॉयड सेल है वहां तक पहुंचेगा और इसके साथ में फ्यूज होगा। तो ये इतने से इस इवेंट को डायग्राम से ही आप याद रखें, पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक में एंटर करती है, उस टाइम पर एक सिनर्जिड, सिंगल सिनर्जिड जो है वो कैसी हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और रिड्यूस होने के साथ में उसमें फिलिफॉर्म एपरेटस का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन। और फिलिफॉर्म एपरेटस का फॉर्मेशन होते ही जब पोलन ट्यूब इसी के थ्रू होती हुई अंदर एंटर करेगी तो उसका जो टॉप मोस्ट पोर्शन है ना, वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, और ब्लास्ट होने के बाद उसके दोनों मेल गैमेट वहां पर रिलीज हो जाएंगे, और मेल गैमेट रिलीज होने के बाद में एक मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करने वाला, दूसरा मेल गैमेट जो है आपका वो सेकेंडरी सेल से फ्यूज होकर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, प्राइमरी ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, तो पेन का फॉर्मेशन कर लेगा, है ना। तो इस तरीके से ये आपकी प्रोसेस होती है कंप्लीट, फोर्थ एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक, ठीक है ना। तो फर्दर मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो एक एग सेल और एक सिनर्जिड के बीच में, दूसरा आ जाता है कि जो आपकी वॉल है एम्ब्रियो सेक की भित्ति है, एम्ब्रियो सेक की वॉल है और एक सिनर्जिड इसके बीच में से, और तीसरा आ जाता है सीधी एक सिनर्जिड को पेनिट्रेट करते हुए, यानी एक सहायक कोशिका को भेदते हुए अंदर एंटर कर जाती है। हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है
डबल फर्टिलाइजेशन। सिंपल सा टॉपिक है। डबल फर्टिलाइजेशन को हमने प्लांट टैक्सोनॉमी के अंदर भी स्टडी किया था। डबल फर्टिलाइजेशन मींस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कितनी बार हो रही है? 2 टाइम, 2 बार फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। तो देखें कि डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किसने किया था? नवास्चिन, एक साइंटिस्ट थे नवास्चिन, है ना। जबकि अगर बात करें ट्रू फर्टिलाइजेशन या नॉर्मल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किसने किया था? तो स्ट्रासबर्गर ने किया था। ये एक पॉइंट आप ध्यान में रखें, साइंटिस्ट का नाम कि डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन इन लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया। लीलियम और फ्रिटिलेरिया 2 प्लांट हैं, इनके अंदर नवास्चिन ने डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, दैट इज द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म, है ना। यानी खाली एंजियोस्पर्म में मिलेगा आपको, दूसरे प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म हो गए, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और किसी दूसरे प्लांट में आपको डबल फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। और तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, देयर आर टोटल 5 न्यूक्लियस इन्वॉल्व इन सच टाइप ऑफ प्रोसेस और डबल फर्टिलाइजेशन। यानी इस प्रोसेस में, इस टाइप के इवेंट के अंदर यहां पर कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं? 5 न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। देखते हैं वो कौन कौन से 5 न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी तक हमने स्टडी किया कि जो पॉलन ट्यूब है वो ओव्यूल में एंटर करने के बाद में एम्ब्रियो सेक में एंटर कर गई और एक सिनर्जिड के अंदर दोनों मेल गैमेट्स को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। ये रहे आपके दोनों हैप्लॉइड मेल गैमेट, ठीक है। अब क्या होता है, एक मेल गैमेट जो है वो आपका सीधा किसके साथ में? फीमेल गैमेट, या आप एग सेल कह सकते हैं, है ना। ये आपका फीमेल गैमेट हो गया। एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज होगा तो मेल गैमेट की प्लॉइडी हैप्लॉइड, फीमेल गैमेट की प्लॉइडी हैप्लॉइड। n+n इजिकल टू 2n, यानी दोनों फ्यूज होकर एक 2n स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे, विच इज अ जाइगोट। तो यहां पर देखो, सिंपल सा मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि ट्रू फर्टिलाइजेशन किसको बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन या ट्रू फर्टिलाइजेशन का मतलब ही होता है कि ऐसा इवेंट जिसमें एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट पार्टिसिपेट करता हो। तो यहां पर आपको एक मेल गैमेट दिख रहा है, एक फीमेल गैमेट दिख रहा है, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इट मीन्स आप कह सकते हैं दैट टाइप ऑफ प्रोसेस और इवेंट इज कॉल्ड ट्रू फर्टिलाइजेशन। और यहां पर मैंने आपको कहा कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होना जरूरी है। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है? जाइगोट भी मिल रहा है। क्लियर? तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे आप इसको? इसको आप कहेंगे ट्रू फर्टिलाइजेशन। दूसरा हो गया आपका, यहां पर देखें तो जो दूसरा मेल गैमेट है वो अमीबॉइड मूवमेंट करता हुआ कहां तक पहुंचता है? सेकेंडरी सेल तक पहुंचता है। पहले 2 पोलर न्यूक्लियाई सेपरेट थे सेंट्रल सेल में, तो 2 न्यूक्लियस अलग अलग थे, तो वो सेल थी हैप्लॉइड। लेकिन जैसे ही पोलन ट्यूब अंदर एंटर करती है, जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड सेकेंडरी सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये जो डिप्लॉइड सेकेंडरी सेल है, जो आपकी द्विगुणित द्वितीय कोशिका है, ये सेकेंडरी डिप्लॉइड आपकी सेल एक मेल गैमेट के साथ में जब फ्यूज होगी तो किस तरीके का कॉम्बिनेशन? 2n+n, n मेल गैमेट हो गया, 2n आपकी सेकेंडरी सेल हो गई। क्या बनाएगा? कोई ना कोई जो भी स्ट्रक्चर बनेगा XYZ वो बनेगा ट्रिप्लॉइड। कैसा बनेगा? ट्रिप्लॉइड। तो यहां पर आपका ये ट्रिप्लॉइड बनता है जिसको आप बोलते हैं पेन। पेन का मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, है ना। पेन का पूरा नाम क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक आप हिंदी में इसको कह सकते हैं, ये ध्यान में रख सकते हैं। अब देखो, ये तो यहां तक के जो इवेंट थे ना, यही आते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। एक बार फर्टिलाइजेशन ये हुआ, दूसरी बार फर्टिलाइजेशन ये हुआ, बट इस फर्टिलाइजेशन को आप फॉल्स फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। रीजन, ट्रू फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स का होना जरूरी है और रिजल्ट की फॉर्म में जाइगोट बनना जरूरी है। तो यहां पर मेल गैमेट तो है बट फीमेल गैमेट नहीं है और जाइगोट का फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा, इसलिए आप इसको फॉल्स फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और आप कह सकते हैं कि यहां पर 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं। देखो, 2 न्यूक्लियस तो सेकेंडरी सेल में फ्यूज हो गए और एक न्यूक्लियस आपका ये है, तो 2 इसके और 1 इसका, कितने हो गए? 3 न्यूक्लियस का यहां पर फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रिपल फ्यूजन? व्हेन इन
अ प्रोसेस इन विच 3 न्यूक्लियस आर फ्यूज टुगेदर देन दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। तो यहां पर ट्रिपल फ्यूजन का अपन कह रहे हैं कि फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस? 3 न्यूक्लियस। तो यहां तक के जो इवेंट हैं आपके, ये कौन से हो गए? डबल फर्टिलाइजेशन में। अब आ जाता है डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस भी दे रखा है। तो सिग्निफिकेंस में कोई थ्योरी आपको एक पॉइंट भी याद नहीं करना है। देखो आप इधर देखो क्या सिग्निफिकेंस है डबल फर्टिलाइजेशन का। तो सीधा सा आपको यहां पर सिग्निफिकेंस मिल जाएगा। आप रिजल्ट ध्यान में रखो कि फर्स्ट रिजल्ट आपको मिलता है कि जो ट्रू फर्टिलाइजेशन है उसका जाइगोट में माइटोसिस जब होगा, जाइगोट में क्या होगा? माइटोसिस जब होगा तो उसके थ्रू किसका प्रोडक्शन होने वाला है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने वाला है। तो दैट इज दी डिप्लॉयड एम्ब्रियो। और दूसरा सिग्निफिकेंस आपको ध्यान में रखना है कि आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन द प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस डिवाइड थ्रू द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इनिशियली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, बाद में आप इसको भी माइटोसिस कह सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू क्या बनेगा? एंडोस्पर्म या भ्रूणकोश का निर्माण होगा। एक था एम्ब्रियो सेक जिसको आप भ्रूणकोश कह रहे थे, और अब ये है आपका एंडोस्पर्म, भ्रूणकोश, है ना। तो ये जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी वो कौन प्रोवाइड करवाएगा? तो वो एंडोस्पर्म प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सा इवेंट की यहां तक आप ध्यान में रख सकते हैं। इसमें 2 इवेंट हैं, एक ट्रू फर्टिलाइजेशन और दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन। दोनों को मिलाकर हम कहते हैं यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये थी बात आपकी पूरे फर्टिलाइजेशन इवेंट और डबल फर्टिलाइजेशन और उसके सिग्निफिकेंस की। अब आगे की क्लास में हमको स्टडी क्या करना है? तो देखो हमको यही 2 जो रिजल्ट है इसके उनको स्टडी करना है कि जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन और उसका डेवलपमेंट। लेकिन एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले किसका फॉर्मेशन होगा? एंडोस्पर्म का। बिकॉज ऑफ एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? न्यूट्रिशन की, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करवाएगा? एंडोस्पर्म। तो आपके पास में 2 रिजल्ट हैं। 2 रिजल्ट कौन कौन से? एक प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हम स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप के एंडोस्पर्म्स को स्टडी करेंगे। और दूसरा आ जाता है जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, उस पूरे फिनोमिनन को, उस पूरे प्रोसेस को हम स्टडी करने वाले हैं। तो आगे के हमारे जो हैं ये दोनों रिजल्ट यही हमारे आगे के टॉपिक हो जाएंगे। तो ये थी बात आज आपकी इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन।